ओके, तो अगर आपको याद होगा हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। एक बार प्रीवियस पेज में जाके मैं आपको कांस्टेंट फंक्शन का एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका ग्राफ कैसा होता था? तो ग्राफ होता था पैरेलल टू x एक्सिस। इसका ग्राफ होता था पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज याद होगी। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5। तो जब हमको y इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है और मान लो कि हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, तो y इज इक्वल टू 5 क्या होगा? ये इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये कहां से पास कर रहा होगा? तो ये 0,5 से पास कर रहा होगा, 0,5 से पास कर रहा होगा। और इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 5 का। कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब कहने के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि छोटे छोटे कांस्टेंट फंक्शन है एक तरीके से। यहाँ पे जैसे इस बीच का कोई भी x का वैल्यू रखेंगे उसके लिए y कांस्टेंट आएगा। अभी देखो यहाँ पे ये ऊपर वाले का मतलब क्या है? x कहां से कहां तक चल रहा है? तो देखो ये 1 है ना, 1 से लेके 2 तक, लेकिन 2 पे ओपन ब्रैकेट है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है। और इसके लिए देखो, इसके लिए हमारा इंक्लूडेड वैल्यू क्या है? इसके लिए हमारा इंक्लूडेड वैल्यू क्या है? तो इसके लिए y क्या दिख रहा है हमको? y दिख रहा है 1। तो यहां क्या लिखेंगे कि जब x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 के बीच में, जहां पे 2 पे ओपन ब्रैकेट है, तो उसके लिए हमारा y क्या आ रहा है? तो उसके लिए हमारा y आ रहा है 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ का शेप को इस तरीके से क्यों बनाया गया। बिकॉज 1 से लेके 2 के बीच का अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 1 को भी काउंट करते हैं, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो क्योंकि यहां से लेके यहां तक के सारे रियल वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ को ना इस शेप में आ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y से ठीक, मतलब कहने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट 1 आएगा। सिमिलरली इसकी बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? 2 से लेके 3, 3 पे ओपन, 2 पे क्लोज। इसके लिए आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? इसके लिए आउटपुट दिख रहा होगा 2। ये हो गया 3 से लेके 4, 3 पे ओपन, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। इसके लिए आउटपुट दिख रहा है 3, ठीक है। सिमिलरली नीचे की बात करें, ये वाला, तो ये क्या है? ये वैल्यू है -1 से लेके 0। ठीक से देखो, 0 पे जैसे ही आया ओपन ब्रैकेट लग गया। इसके लिए हमको आउटपुट क्या दिख रहा है? इसके लिए आउटपुट है -1, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का बना है। किसी को इसके शेप में दिक्कत है क्या? सिद्धांत जस्ट शुरू किया है, जस्ट शुरू किया है, ठीक है। 2.5 अंजन, 2.5 देखो, ग्राफ को देख लो। 2.5 कहां लाई करेगा अंजन? इसमें लाई करेगा कि नहीं? इसमें सर 2 से 3, हाँ इसमें लाई करेगा। अब देखो इसमें से कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। ओके 2 आएगा, तो आपका वो आंसर 2 होगा, ठीक है। ओके गुड इवनिंग साकिब। सिद्धांत अभी बस हमने शुरू किया है, ठीक है। यही पार्ट से शुरू किया जहां पे सुबह दिक्कत हो रही थी। बस इतना देख सकते हो, जो मैंने लिखा हुआ है यही लिखा है अभी। और प्रीवियस पेज में बस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, एक क्विक रिवीजन, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ x एक्सिस होता था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके गाइस, तो ये ग्राफ को भी अगर ठीक से देखोगे तो ग्राफ कुछ स्टेप्स के फॉर्म में आ रहा है, राइट? स्टेप बन रहा है, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी चढ़ने जैसा हो रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये यहाँ पे डेफिनेशन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, and it can also be simplified as y is equal to n if n lies between and x lies between n and n plus 1, जहां पे n एक इंटीजर है। मतलब ये जो सेकंड डेफिनेशन देख रहे हो ना, सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है? मान लो एक वैल्यू लेते हैं हम 3.7, हमको 3.7 का वो निकालना है। अब हमको पता है कि 3.7 जो है, 3.7 जो है वो 4 और 3 के बीच में लाई कर है। तो ये देखो, ये n आ गया हमारा और ये n+1 आ गया। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि दिस इज इक्वल टू n वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये हमारा इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? उस हिसाब से n आ जाएगा। और इस केस में n कितना है? दिस इज इक्वल टू 3। तो ये एक सिंपल सा उन्होंने एक अलग डेफिनेशन, एक अलग सिंप्लीफिकेशन का तरीका दिया है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द डोमेन एंड रेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जैसे कि मैंने बताया कि हमको हर फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए और उसका ग्राफ पता होना चाहिए। सो यहां पे अब अगर बात करें डोमेन का, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, यहां पे जो भी लिखूंगा ना गाइस, एक पीडीएफ बनाकर आफ्टर द क्लास आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, तो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं जो भी है ये आपको मिल जाएगा। सो यू कैन फोकस मोर ऑन लर्निंग आउट हियर, जब क्वेश्चन आएगा तब लिखना। अब देखो डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की सारी वैल्यूज जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप एक बार ग्राफ को देखो, ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते? क्या ग्राफ में कोई ऐसा वैल्यू दिख रहा है एक्स का, कोई एक ऐसा इनपुट दिख रहा है जिसके लिए हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा है? कोई ऐसा वैल्यू? नो सर, कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो इसलिए हम इसका डोमेन क्या बोलेंगे? आर। कोई कुछ कह रहा था, ओके तो यहाँ पे हम डोमेन बोलेंगे व्हाट? डोमेन विल बी आर, डोमेन विल बी आर ऑल रियल वैल्यूज, बिकॉज कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है। बात करते हैं रेंज का। रेंज क्या आएगा बताओ, एक बार चैट में बताओ, फंक्शन से आउटपुट किस तरीके का आता है उसको सोच के रेंज के बारे में बताओ। वेरी गुड आद्या, हम चाहे इनपुट कुछ भी डालें, आउटपुट कैसा आता है हमको? वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड शिवम, तान्या, वेरी गुड निधि। तो हमको आउटपुट हमेशा कैसा मिल रहा है? इनपुट कुछ भी डालेंगे आउटपुट हमेशा इंटीजर आ रहा है, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी डालेंगे आउटपुट में इंटीजर आ रहा है। तो इसीलिए हम रेंज में क्या बोलेंगे? रेंज में लिखेंगे z। z क्या होता है? ऑल इंटीजर्स। z इज द सिंबल फॉर इंटीजर्स, जैसे r इज द सिंबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ना, वैसे z इज द सिंबल फॉर ऑल इंटीजर्स। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता चल गया ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं बेसिक डोमेन निकालने के। मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना, देखो क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स थोड़े से कम है, 25 है, ऐसे 40 रहते हैं। क्लास बैकअप पे आई है तो इसलिए उनको दिक्कत हुई होगी। सो अब अगर मैं बात करूं, फटाफट मुझे अनम्यूट करके बताना, इफ आई राइट y इज इक्वल टू 1 by x, व्हाट इज द डोमेन? जीरो पे छोड़ के ऑल। r minus 0. r माइनस 0, राइट? 0 छोड़ के सब कुछ चलेगा। अब अगर मैं यहां पे एक लीनियर फंक्शन की जगह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दूं, ये लिख दिया, अब क्या करेंगे हम लोग? लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर x स्क्वायर माइनस 6 का चेक कर लेंगे कि किस वैल्यू पे 0 होगा। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हम फटाफट इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये कहां पे 0 होता है। फिर आप इसको अपना सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के तरीके आपने क्लास 10 में 2 and 3। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2 and 3 एंड माइनस 2। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि अगर हम 3 रखते हैं x के जगह पे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर हम -2 रखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें डोमेन का, तो इस केस में हमारा डोमेन हो जाएगा r, सारा चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन बस कौन सा नहीं चलने वाला? -2 नहीं चलेगा और 3 नहीं चलेगा, राइट? ये कर चुके हम लोग, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में इन चीजों को डील कर रहा हूं। अच्छा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसके केस में डोमेन क्या होता है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, वेरी गुड। हम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं डालते, राइट? तो यहां हम बोलेंगे 0 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन, 0 पे क्लोज। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 1 by रूट एक्स, यहां पे डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल। अब यहां पे नॉन नेगेटिव क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि non-negative- डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होगा। वेरी गुड। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 एंड पॉजिटिव, 0 भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा। अब अगर हम 0 इंक्लूड कर देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब जब डोमेन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आता है तो हमको ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो।
तो वो सारी वैल्यूज जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उन सारी वैल्यूज को हम डोमेन से हटा देते हैं, हमारा फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं होगा, राइट। अच्छा चलो ये हो गया। तो अब रूट, आपको रूट के केसेस पता है, आपको क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है पता है। अब अगर मैं आपको ये दे दूं y इज इक्वल टू 1 बाई, ऊपर क्वाड्रेटिक कौन सा लिखा था यार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक बार फटाफट इसका मेरे को डोमेन बताना। टेक 30 सेकेंड्स, कोई अनम्यूट करके नहीं, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपका अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद कर देता हूं। आई वॉन्ट एवरीवन टू ट्राई दिस। I'll give just 30 seconds to 1 minute. कुछ स्टूडेंट है जिनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, तो जस्ट ट्राई आउट, बाकी चैट में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आनंद राज का रिस्पॉन्स आ चुका है, अंजन का आ चुका है। आनंद राज गलत लिखे हो, थोड़ा ब्रैकेट गलत लगाए हो। अंजन ब्रैकेट गलत लगाए हो। आनंद कुमार गलत लिखे हो। आदर्श आनंद गलत लिखे हो। सिद्धांत गलत लिखे हो। सोचो सोचो, गड़बड़ी कहां हो रही है आपसे। शिवम गलत है। निधि वेरी गुड, तान्या वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिया है। अंजन ने अब अपना आंसर को सही किया है, 3 लोग हो गए हैं। दिव्यांशु, दिव्यांशु गलत है। अभिषेक कुमार पांडे वेरी गुड यार, सही लिखे हो, वेरी गुड अभिषेक। दीक्षा कहां है आपका आंसर। अंशु गलत है। आनंदराज ब्रैकेट गलत लगाए हो, आनंदराज 1। दीक्षा सही आंसर, वेरी गुड। और कौन बचा है, गौतम, रिया, साकिब, रोशन, रितेश सही है। आनंद कुमार गलत लिखे हो। अनमोल प्रिया वेरी गुड। ऑल द गर्ल्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गर्ल्स। लड़कियों ने मेरी नाक बजा के रखी है, मतलब उनको समझ में आ रहा है। त्रिपुरारी गलत है, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, बस आपने सब कुछ सही किया, थोड़ा समझने में गलत किया हो। विवांश एंड गौरव वेरी गुड, आपके आंसर सही है। साकिब, रोशन, रिया, आई थिंक यू गाइज आर ओनली लेफ्ट। रोशन वेरी गुड यार, सही है। आनंद राज नाउ इट्स करेक्ट। गौतम गलत है। चलो बहुत बहुत हो गए, आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया। लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन। अब आपको क्या देखना था यार क्वेश्चन नंबर 5 में, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 by x टाइप, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो कहीं ना कहीं 3 कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक तो डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्सप्रेशन, वो कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वाड्रेटिक, उसका अपना लॉजिक, तीसरा रूट है। अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो रूट डिनोमिनेटर में है, तो वेरी मच सिमिलर टू 4। इसके जस्ट ऊपर में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 by रूट एक्स वाला, इसका डोमेन क्या था, 0 से इंफिनिटी। मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि हमने 0 इंक्लूड नहीं किया था। तो अगर हम इसकी भी बात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक तो रूट के अंदर का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल टू हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि अगर इक्वल टू लिख लेंगे तो 0 की भी केसेस आ जाएंगे और फिर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे लगेगा इनइक्वालिटी। अब समझो बात को, पहले तो ये डिनोमिनेटर का फंक्शन आया, क्वाड्रेटिक आया, रूट आया।
अब सॉल्व कर रहे तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि हमने पहला हमारा टॉपिक था। अब ये आ गया x माइनस, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करोगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट एक 3 आ जाएगा और एक -2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे सारे लीनियर फैक्टर्स पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल से पॉजिटिव वैल्यू आएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब हमको क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो एक हम यहां से पिक करेंगे, एक यहां से पिक करेंगे और एक यहां से पिक करेंगे, राइट। तो फाइनली उस हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी के यहाँ पे ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, हर जगह ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो हमने देखा था कि 3 और -2 के क्रिटिकल पॉइंट थे। तो 3 घुसाने से डिनोमिनेटर 0 हो जाना था, -2 घुसाने से डिनोमिनेटर 0 हो जाना था, और -2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लेते ना x के लिए, उसको घुसाने से वो नेगेटिव हो जाता रूट के अंदर। अब रूट के अंदर नेगेटिव तो चलेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 0 भी नहीं चलेगा, मतलब पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। एक ही सिनेरियो बचता है कि हम उसी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे जो वैल्यूज के जिसके कारण एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा रूट के अंदर। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आदर्श फिर से रिपीट कर रहा हूं, and others you should be able to answer this question। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, अब रूट के अंदर चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या कुछ भी हो, रूट के अंदर वाली चीज होनी चाहिए नॉन नेगेटिव। तो बेसिकली मेरे को लिखना चाहिए था x² माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू का साइन हटा दिया मैंने। क्यों हटाया? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है। अब इक्वल टू 0 ले लेंगे, डिनोमिनेटर 0 होने के चांसेस आ जाएंगे, हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा यार, तो इसीलिए हमने इक्वल टू का सिनेरियो हटा दिया। अब हमको सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व किए, वहां से हमको ये क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट से हमने पॉजिटिव इंटरवल पुट किया, क्योंकि हम ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर रहे थे। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटरवल कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से हमारा ये आंसर आ गया, राइट। चलो, ये लॉजिक तो आई होप, आई बिलीव आप सबको क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन लाता हूं यार, इसी में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाने का सोच रहा हूं। मॉडिफिकेशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं एक। ग्रेटेस्ट इंटीजर को डाल रहा हूं। चलो, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन देखो कितना सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 से, सब कुछ सेम दिया, खाली सिंबल डालकर क्वेश्चन को पलट दिया। मेरा ही फोन था सिद्धांत। I want everyone to be very much responsive, हाँ, because you need to understand कि मेरा 5:30 में क्लास खत्म था, तो मैं घर जाता भी, आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ, तो सबको अच्छे से ध्यान देके पढ़ो। आपने भी अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाला है। निधि गलत है आंसर, चेक करने के लिए निधि आप 2 रख सकते हो, गलत है, रोशन गलत है। सिद्धांत, फ्राइडे के दिन नहीं, सैटरडे के दिन में मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था।
आदर्श से पूछ लेना बस। कुछ बेसिक फंक्शंस थे और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था ग्रुप पे, उसी का डिस्कशन हुआ था। तानिया गलत आंसर, अंजन गलत है, आदर्श आनंद यू आर वेरी क्लोज बट स्टिल गलत है, आनंद राज गलत आंसर। गाइस प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। गौरव गलत है। देखता हूं कि कौन है पहला स्टूडेंट जो इसको सही करता है। जो स्टूडेंट इसे सही सॉल्व करेगा सेंटर खुलने के बाद उसको मेरी तरफ से ट्रीट। रोशन गलत, 4 and -2 लिख रहे हो, क्या है इसका मतलब? साकिब you are very close but still very far. आनंद राज स्टिल गलत, आनंद राज 1 गलत है, अंजन गलत है आंसर, दिव्यांशु गलत है आंसर, चलिए निधि स्टिल इट्स रॉन्ग, आनंद राज 1 गलत है, z तो आना ही नहीं, रियल वैल्यूज लिखनी है सबसे पहले, इंटरवल भी गलत लिखे हो। रिवांश you are very close, you are very close, it's like if I just change one symbol now you'll get the answer. Rivansh is extremely close guys. आद्या गलत है आपका आंसर। थोड़ा शुरू करते हैं, जिनको दिक्कत हो रही है नहीं समझ में आ रहा उनके लिए एक हिंट भी आएगा क्या? चलो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? Now first of all try to understand, if according to the question I know that the expression is coming under the roots, and since the expression is coming under the roots so it needs to be greater than equal to 0, but क्योंकि ये expression denominator में आ रहा है तो it has to be greater than 0, right? तो अगर मैं बात करूं अप्रोच का, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्जैक्टली वही चलेगा, मतलब ये यही चीज लिखेंगे बट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सिंबल के साथ। आनंद राज 1 स्टिल इट्स रॉन्ग। यस रिवांश, हैंड रेज क्यों, कुछ कहना चाहते हो?
रिवांश सही है, लेकिन साथ ही साथ एक जगह और मिस्टेक हुआ है, वो प्लीज चेक कर लो। यू आर ऑलमोस्ट वेरी क्लियर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये वही फाइनल आंसर होगा। हाँ हाँ नहीं, आपने जो आंसर लिखा था वो सही है। वेरी गुड। सो रिवांश इज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट जिसने आंसर को एग्जैक्टली सही सॉल्व किया है। साकिब थोड़ा सा गलती हो रहा है साकिब। चलो देखो गाइस कहां पे मिस कर रहे हो, सबको ही देखो। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सॉल्व करना है। क्लियरली हमको एक क्वाड्रेटिक वाला फीलिंग तो आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक तो दिल में धड़क रहा होगा अभी। तो हम क्या करेंगे, ताकि वी विल let this is equal to t. Okay, so this becomes t ka square minus t minus 6 greater than 0. Okay, then this becomes t minus 3 into t plus 2 greater than 0, right? Then what we will do, we will again do the same thing. यहां पे लगाया है ऐसा साइन, और वही सारा सेम, मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही चलेगा अभी तो पूरा। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 3, तो ये आया प्लस माइनस प्लस। अब देखो गाइस, अभी फिलहाल जो हम इंटरवल लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं किसके लिए, ये लिख रहे हैं कि t का वैल्यू यहां से यहां आना चाहिए, t का वैल्यू यहां से यहां आना चाहिए। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं कि t शुड बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी लिखा। ठीक, अब आपको समझना पड़ेगा यार कि t है क्या। t तो हमारा मॉड एक्स सॉरी जीआईएफ ऑफ एक्स है। अब यहां पे ना थोड़ा सा चेंज आ जाता है। चेंज कैसे आता है, हमें दिख रहा है कि जीआईएफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ना, वो आना चाहिए -2 तक, वो आना चाहिए -2 तक। अब आप थोड़ा सा सोचो, -2 वैल्यू कब आएगी, -2 वैल्यू कब आएगी, यहीं पे आपका पूरा खेल है। अब जैसे अगर मैं चाहता हूं कि t मेरा 3 या 3 से ज्यादा आए, t मेरा 3 या 3 से ज्यादा आए, तो उस केस में हमारे पास पाबंदी क्या होगी, हम x क्या रख सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। t इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा t 3 या 3 से ज्यादा आए, तो x को हम क्या रखेंगे, अंजन नो, अंजन अभी भी थोड़ी सी गलती है। दीक्षा, नाउ इट्स वेरी मच करेक्ट, वेरी गुड। अनमोल प्रिया, वेरी गुड। सो अगेन द गर्ल्स आर कमिंग बैक टू फॉर्म। गर्ल्स में अनमोल एंड दीक्षा ने सॉल्व कर लिया है, बॉयज में रिवांश ने सॉल्व किया है। सोचो थोड़ा सा, अब यहीं पे बस क्वेश्चन थोड़ा बच गया, बस थोड़ा सा पार्ट। t is the output of gif of x. t is the output of gif of x. Nidhi again did slight mistake. Anjan is trying hard. Still अंजन थोड़ी सी गलती है। वेरी गुड, कीप इट अप, इसी तरीके से कोशिश करते रहो।
ओके नाउ मैंने यहाँ पे इन दोनों को एक्स्ट्रा लिखा है, इन दोनों को एक्स्ट्रा लिखा है समझाने के लिए, ठीक है। वो जो t वाला इनइक्वालिटी सॉल्व किया उसमें तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा -2 और 3 ही आया है। अब आप सबको सोचना क्या है, आप सबको ये सोचना है, ज्योति कुमारी वेरी गुड, निधि अभी भी थोड़ी सी गलती है, एक वैल्यू गलत लिखे हो आप, -∞ के बाद जो लिखे हो वैल्यू गलत है, क्यों गलत है सोचो। एंड ज्योति यू आर एक्सट्रीमली क्लोज, जस्ट एक ब्रैकेट गलत कर दिया आपने। गर्ल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, सो वी हैव 4 गर्ल्स, 2 ने सॉल्व कर लिया, 2 आर ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्विंग इट। बॉयज, जबकि क्लास में बॉयज का नंबर बहुत ज्यादा है और उसमें बस इकलौता रिवांश है जो कहीं अपना बॉयज का इज्जत बचा के रखा है, कैसे चलेगा। रितेश गलत है आंसर। ओके नाउ लिसन गाइस, एवरीवन फोकस ऑन द सॉल्यूशन नाउ। बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। नाउ सिंस दिस टी का कहना है कि यहां से लेके यहां तक होगा या फिर यहां से लेके यहां तक होगा, ये किसके लिए है, ये कंडीशन है हमारा टी वाले के लिए, ये कंडीशन है हमारा टी के लिए। बट टी क्या है हमारा, टी है हमारा √x। अब आप समझो, सोचो एक बार, √x में अगर हम x इसके बीच में कुछ उठाते हैं, इसके बीच में कुछ उठाते हैं तो क्या होगा। कौन कर रहा है, डिसेबल, अब ट्राई करो करने का। सो फाइनली निधि है सॉल्व्ड इट करेक्टली। सिद्धांत यू आर वेरी क्लोज, थोड़ी सी गलती हो रही है। आनंद कुमार यू आर एक्सट्रीमली क्लोज, स्टिल थोड़ी सी गलती हो रही है। निधि ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड निधि। आई होप आपको मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। सो नाउ कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन, अब सोचना अच्छे से, हम कह रहे हैं कि t मेरा -2 से छोटा होना चाहिए, t मेरा -2 से छोटा होना चाहिए। अब आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम -3 और -2 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाते हैं x के लिए, -3 से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाते हैं x के लिए, तो उसका GIF कितना आएगा बताओ मेरे को चैट में। उसका GIF आएगा, शिवम ने बताया है -3। ज्योति यू हैव डन इट, वेरी गुड। साकिब स्लाइट एरर, हाँ ज्योति ने भी कर लिया। तो देयर आर 4 गर्ल्स हु हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। तो गाइज जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर हम -3 से -2 के बीच का कोई वैल्यू लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे मेरा GIF जो वैल्यू आएगी, GIF की वैल्यू आएगी -3, राइट। अब क्योंकि हमारा t इससे आगे नहीं जा सकता, ओके 1 मिनट। हाँ अब आप सोचो, अगर मैं कुछ सिंपल से चीजें पूछ रहा हूं, ठीक है, आप उसका आंसर करते रहना, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, इफ x बिलोंग्स टू -3 से लेके -2, -3 पे क्लोज करते हैं, -2 पे ओपन रखते हैं, तो उस केस में हमारा GIF का वैल्यू आ रहा है -3, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं -2 से बड़ा, -2 से मान लो हम 1 लेते हैं, -2 से -1 पे ओपन रखते हैं, इसका GIF कितना आएगा भाई, इसका GIF कितना आएगा, -2 से -1, -2 पे क्लोज है, -1 पे ओपन है, तो इसका GIF आएगा -2। अब आप बताओ क्या -2 हम रख सकते हैं, क्या हम -2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते।
क्योंकि अगर -2 रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ये वाला क्वेश्चन जो दिया था, तो देखो -2 रखने से ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा +2 6, 6 - 6 0, तो 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो ये -2 हो जाएगा, बट इसमें से हम कोई भी वैल्यू कैन नॉट कंसीडर, ये डोमेन में नहीं फिट बैठेगा, डोमेन में नहीं फिट बैठेगा, ठीक है। सो अब आप सोचो, यहां पे x का वैल्यू -3, एक बार वहां पे -3 पुट करके देखोगे तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस और -3 +3 हो जाएगा, तो 9 + 3 12, 12 - से 6, तो रूट के अंदर 6 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि हम x का वैल्यू -3 से लेके -2 रखेंगे तो -3 आएगा। मतलब इसके लेफ्ट में कहने के लिए वी कैन इजिली गो टू द लेफ्ट ऑफ दिस, इसके लेफ्ट में हम जा सकते हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? GIF ऑफ x के लिए। अब बात करते हैं राइट साइड का। अब राइट साइड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सोचो यार, राइट साइड में अगर मैं बोलूं कि मेरा x लाई कर रहा है 3 से 4 के बीच में, x लाई कर रहा है 3 से 4 के बीच में, तो इसका GIF कितना हो जाएगा? इसका GIF हो जाएगा 3, ठीक। क्या हम 3 को इंक्लूड कर सकते हैं भाई? हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डोमेन में काउंट नहीं कर सकते, उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इससे हमको यह पता चला कि भले ही t मेरा 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं चलो ये रख लेता हूं, ओपन ब्रैकेट रख लेता हूं, 3 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं उसमें से कोई भी वैल्यू x के लिए काउंट नहीं कर सकता, उसमें से कोई भी वैल्यू x के लिए काउंट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। क्यों नहीं काउंट कर सकता? बिकॉज इन दैट केस जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब आगे से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इफ आई गो फॉर x बिलोंगिंग टू 4 से आगे, 4 से 5 चलो, अभी 4 से 5 गए तो उसका हमारा GIF का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी 4, दिस विल कम आउट टू बी 4, एंड व्हेन दिस विल कम आउट टू बी 4, एक बार एक्सप्रेशन में चले, यहां 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 - 4 हो गया 12, 12 - 6 हो गया 6। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू अभी 6 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो फाइनली अपन को यह पता चला कि जब हम t के केस में तो सिंपल बन रहा था, लेकिन जब बात हुई x के लिए सोचना ताकि हमारा उससे GIF का बात हो, तो देखा कि या तो इधर से आना चाहिए या फिर इधर से आना चाहिए। तो इसलिए मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा -∞ से -3, -∞ से in fact I can take this till here, यहां पे ओपन ब्रैकेट डाल दो, तो उससे क्या होगा कि इस बीच का अगर हम कोई भी वैल्यू भी लेते तो -3 ही आएगा ना। तो ये हम यहां से लेके यहां तक और ये आगे, तो मेरा फाइनल आंसर, माय फाइनल आंसर विल बी क्या दिख रहा है फाइनल आंसर? इट इज फ्रॉम -∞ टू -2, बट ध्यान देना है आपको, -2 पे ओपन रखा है, -2 पे क्लोज रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो -2 पे ओपन है, यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्या हम 4 को काउंट कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर। ऑब्वियसली सिद्धांत, आनंदराज, ओके आनंदराज, यू आर करेक्ट, वेरी गुड। आनंदराज, क्या मैंने पहले गलत बोल दिया था क्या? Guys, Anandraj was the second boy who gave the answer correctly. Okay, he actually wrote it in this way. R minus
ये क्लोज ब्रैकेट लगाया था -2 पे और 4 पे लगाया था ओपन ब्रैकेट, so he wrote it in this way. Yes, अंजन हैंड रेज किए, बोलो, चैट देख रहा हूं आपका। अंजन बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कुछ मिस हुआ है क्या? कुछ है तो दोबारा लिख दो, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन को करके मजा आया होगा। इट वॉज अ वेरी गुड, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन। आनंद कुमार का एक सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, एक क्वेश्चन लिखा है उसने एंड आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। छोटा सा कंफ्यूजन है, सब मिलके दूर करते हैं। तो उसका कंफ्यूजन है कि जो हमने 4 से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है, 4 से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसके जगह पे हमने 3 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा? तो देखो यहाँ पे रीजन बता रहा हूं। इसमें से आप एक वैल्यू पिक कर सकते हो 3.4। 3.4 का जीआईएफ कितना हो जाएगा? तो उसका जीआईएफ हो जाएगा 3, ठीक है, उसका जीआईएफ हो जाएगा 3। अब 3 रखने से क्या दिक्कत हो जाती है, मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 से लेकर 4 के बीच का कोई भी काउंट नहीं किया गया, इसीलिए दे आर नॉट इक्वल फॉर दिस पार्ट। इज इट क्लियर आनंद कुमार? आप देखो यहाँ पे टी का केस होता तो हम 3 से इंफिनिटी चलता मेरा, लेकिन जब बात हो रही थी जीआईएफ ऑफ एक्स का, तो हमको वो चीज हम नहीं लेके चल सकते, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोगों को दिमाग में अच्छे से ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठ गया होगा, राइट? क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्चुअल पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ फॉर्मूलाज या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपको पता है कि अगर हम जीआईएफ निकाल रहे हैं एक्स का, और एक्स अगर इंटीजर है तो उसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा? एक्स, राइट? इफ एक्स इज एन इंटीजर। नेक्स्ट, जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस ए अलग से, अगर ये हमारा इंटीजर है। तो बी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट -2.3 प्लस 2, तो x के जगह पे मैंने रखा है 2.3, a के जगह पे रखा है 2, इसका हम GIF देख रहे हैं, ठीक। अब ये आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो गया -0.3, ठीक, -0.3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जानी है हमारी -1, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जानी है हमारी -1। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ऐसा आपको मिलता है जहां पे एक x है और दूसरा a इंटीजर है, तो आप उसको अलग कर सकते हो। तो चलो करके देख लेते हैं, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो -2.3 में इसको अलग कर लिया और 2 को अलग रखा, ठीक है। अब -2.3 का GIF कितना होगा? फटाफट बताओ, चैट में बताओ फटाफट, -2.3 का GIF कितना होगा? -3, राइट? देखो सिद्धांत ने -2 लिखा है, सिद्धांत पकड़ के पिटाई हो जानी है। तो ये -3 हो गया। अब -3 प्लस 2 कितना? -1, राइट? देख सकते हो दोनों बराबर है, राइट? तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। नेक्स्ट, सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट हम थोड़ा बाद में देखेंगे वैसे, बट फिलहाल आपको यहाँ पे लिखा क्या है कि कोई भी एक वैल्यू है x, अगर आपको याद होगा तो लॉगरिथम में मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि कोई भी एक नंबर को हम उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जहां पे मैंने वहां पे इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोला था। तो वेरी मच सिमिलर टू दैट, x कैन बी रिटन एज GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो GIF का तो सिंबल आपको पता है, फ्रैक्शनल का सिंबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। ये हमारा अगला फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डी वाला देखो, डी कह रहा है कि अगर माइनस ऑफ GIF है, डी के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान रखना ये कंडीशन सिर्फ x बिलोंग्स टू इंटीजर पे काम करेगा। तो अगर -3 का हमको GIF निकालना है, -3 का GIF तो हमको पता ही है,
-3 रहेगा। और वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप माइनस को बाहर निकाल के अंदर वाले का जीआईएफ कैलकुलेट करो। अंदर 3 है, उसका जीआईएफ 3 ही आएगा, तो -3 हो जाएगा। मतलब ये दोनों सेम आएगा। ठीक, तो अगर इंटीजर है तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रॉपर्टी इन सम क्वेश्चंस। लास्टली सेम इज द केस विथ ई एंड एफ एंड जी। ठीक है, देख लेना आप, ये पीपीटी आपको क्लास के बाद मैं दे दूंगा। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। फाइनली हमने जीआईएफ का क्या क्या चीज देख लिया है। तो जीआईएफ का डोमेन होता है R, उसका रेंज होता है Z, उसका ग्राफ का शेप यहाँ पे है, डिस्कशन किए तो ग्राफ के ऊपर कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। ओके, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वी डिड अ क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स गो इनटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि कोई भी एक वैल्यू जो होती है x, उसमें से आप उसका इंटीग्रल पार्ट को अलग कर सकते हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, एक नंबर में से इंटीजर को हटा दो, उसका इंटीग्रल पार्ट को हटा दोगे। मतलब यहां से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट को हटा देंगे तो ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज, इसका मतलब हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, तो दिस इज माय बेसिक आइडिया। अब आप लोगों से मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने लॉगरिथम के टाइम पे आपको पूछा था कि 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। फटाफट मुझे चैट में बताओ यार, सब कोई एक ही मैसेज लिखना, कॉमा से सेपरेट करना आंसर्स को, जल्दी करो। हरी अप। ट्राई टू रिमेंबर, लॉगरिथम में हम पढ़े हुए हैं। वेरी गुड अंजन। दिव्यांशु गलत है। गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिव्यांशु आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जीआईएफ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल पार्टनर। शिवम वेरी गुड, सही है। आनंद राज 1, बीच वाला गलत है। Guys, for those who are doing it for the first time, if you are finding it difficult, try using this definition or try using this formula. जैसे कि आपको जब 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 0.2 में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटाओ ना, 0.2 में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटाओ, देखो क्या बचता है। अब जैसे 0.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, जीरो पॉइंट टू का इंटीग्रल पार्ट होगा 0। तो अगर उसका इंटीग्रल पार्ट होगा 0 तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे ये हमारा 0.2 माइनस 0 हो गया ना। अब 0.2 माइनस 0 कितना होगा, 0.2 ही रहेगा। सिमिलरली बात करते हैं 1.7 का, तो 1.7 का मतलब क्या हुआ, 1 में से, सॉरी 1.7 में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटाना है। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट 1.7 का कितना होगा, आप सबको पता है, उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1। तो 1.7 में से हम 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.7 बचेगा। तो 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.7 है। ओके, बात करते हैं -2.3 का। -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, अपन को क्या करना पड़ेगा, -2.3 में से हमको उसका इंटीग्रल पार्ट हटाना पड़ेगा। अब -2.3 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यहीं पे गलती करते हैं लोग, नेगेटिव वैल्यूज का जीआईएफ में भी गलती करते हैं और नेगेटिव वैल्यूज का फ्रैक्शनल पार्ट में भी गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखो -2.3 में से हमको उसका इंटीग्रल पार्ट हटाना है, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा आप बताओ, उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा -3। ठीक है, उसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा -3। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो -2.3 प्लस 3 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया 0.7 आया। ठीक है, कितना आया 0.7 आया। ओके, ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करेगा इस, एक बार ग्राफ से भी समझा देता हूं या नंबर लाइन पे समझा देता हूं। तो पहले लेते हैं 0.2 का, 0.2 का केस लेते हैं। तो 0.2 जो है वो 0 एंड 1 के बीच में आएगा, कहीं पे इस पॉइंट पे आएगा, राइट। यहां पे मेरा 0.2 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहने के लिए is this distance. Fractional part is the distance of the given number with the integer just to its left. What is fractional part? It is the distance of the given number with the integer just to the left of the number. तो 0.2 के जस्ट लेफ्ट में हमारा है 0, इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए। तो यही पार्ट जो होता है, यही डिस्टेंस जो होता है, वही मेरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला था 1.7 ना, 1.7 के केस में देखो, 1.7 जो है वो 1 एंड 2 के बीच में आएगा, यहां कहीं पे लाई करेगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हमको लेना पड़ेगा ये पूरा गैप। गैप कितने का है, तो दिस गैप इज ऑफ 0.7। कहने के लिए इन दोनों के बीच में दूरी कितने का है, तो 0.7 का दूरी है। ठीक, नेक्स्ट अगला एग्जांपल मैंने क्या लिया था, -2.3। अब -2.3 को देखते हैं। तो -2.3 इट लाइज बिटवीन -3, इट लाइज बिटवीन -3 एंड -2, और -2.3 कहीं इस बीच में होगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, उसके जस्ट लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, इनके बीच में दूरी कितना है। तो दूरी कितना आया 0.7। ठीक है, ये दूरी आया 0.7। तो नाउ जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन कि अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट का लॉजिक समझ में आ गया। बताओ, अगर समझ में आए तो बस पार्टिसिपेंट में जाके यस पे क्लिक कर दो, मुझे पता चल जाएगा। क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट का आइडिया समझ में आया कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर किसी को नहीं समझ में आया, नो पे क्लिक कर दो यार, वी विल रिपीट। गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस, आधे लोगों ने कर दिया। शुभम को दिक्कत है, शुभम कौन से पार्ट में दिक्कत है, प्लीज एक बार बताइए। फ्रैक्शनल पार्ट नेवर बी 0। देखो शुभम, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कौन से पार्ट में दिक्कत हो रहा है, या फिर अनम्यूट करके एक बार बात करो। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला, आर यू टॉकिंग अबाउट 1.7 और -2.3? आई थिंक 1.7, राइट, ये सेकेंड वाला। तो 1.7 में क्या हो जाएगा शुभम, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू में से उसका इंटीग्रल हटाएंगे। तो 1.7 में से 1.7 का इंटीग्रल हटाएंगे। ठीक है, अच्छा आनंद एक मिनट, हम अनम्यूट को मैं हटा देता हूं, आप ये कह रहे हो। चलो, अब आप चाहोगे तो आप खुद को म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो शुभम, नाउ व्हाट यू नीड टू थिंक कि यार मेरे को 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उस वैल्यू में से जो भी x है ना, जो भी अंदर नंबर है, उस नंबर में से मेरे को उसका इंटीग्रल पार्ट को हटाना है। अब 1.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 1.7 का GIF कितना होगा, 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 1.7 में से हम 1 कम करेंगे, 1.7 में से 1 हटाया तो कितना आ गया, 0.7 आ गया। ठीक है, 0.7 आ गया, तो ये हमारा इसका GIF इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। सिमिलरली जो थर्ड वाला है, सिमिलरली ये जैसे थर्ड वाला आया था, राइट, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं।
ओके, तो जो थर्ड वाला था -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि जो भी x है उसको लिखो। तो देखो मैंने पूरा x लिखा यहाँ पे, अब पूरा x में से फिर मैंने उसका इंटीग्रल पार्ट को माइनस किया। तो इंटीग्रल पार्ट जो भी होगा बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा ना, जीआईएफ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये -2.3 किसके बीच में आएगा? तो -3 और -2 के बीच में आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा यार? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -3। तो इसीलिए देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में -3 लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में फिर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो -2.3 प्लस 3 हो जाएगा 0.7। तो इसीलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा -2.3 का? दैट विल कम आउट टू बी 0.7। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर शुभम, अभिषेक? सर तो ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जैक्टली, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे भी फ्रैक्शन लॉजिकली देखोगे तो फ्रैक्शन हम किसी चीज का कुछ हिस्सा होता है, किसी चीज का कुछ हिस्सा होता है। अगर कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, बट अगर कोई चीज प्रेजेंट है उसमें से आप कुछ उठा रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज एक्चुअली नॉन नेगेटिव, मतलब या तो 0 होता है या कुछ वैल्यू होती है जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो शुभम एंड अभिषेक, इज इट क्लियर? अभिषेक, इज इट क्लियर नाउ? अभिषेक कुमार बताओ एक बार, ये अभी भी दिक्कत है? प्लीज बताइए जल्दी। ओके, चलिए। सर, जो -2.3 और -3 के बीच का ही फ्रैक्शनल पार्ट क्यों लिए हैं? -2.3 और -2 के बीच का क्यों नहीं लिए हैं? -2.3 -2.2 के बीच, देखो ये डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है ना, हम कहने के लिए डेफिनेशन कह रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर है x, लॉगरिथम में भी ये पढ़े हुए हैं, कोई भी एक नंबर है x, तो वो x नंबर में से आप उसका इंटीग्रल पार्ट को अलग कर सकते हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर सकते हो। तो इसीलिए हमने x को लिखा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहां से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को अकेला रखेंगे तो हमको इंटीग्रल पार्ट को दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। तो दूसरी जगह पे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब जैसे कि सर, ये -2.3 फॉर्मूला के हिसाब से तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं किसी भी मतलब कुछ दिया है उसका कुछ भाग जो फ्रैक्शन में तो हो। इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे बस डायग्राम से समझाने का कोशिश किया, ये गैप को। सर, तो अगर -2.3 में देखा जाए तो इसमें इंटीजर तो -2 है ही, मगर इसका जो फ्रैक्शन है इसमें जो थोड़ा सा और ज्यादा है वो तो -0.3 है ना? नहीं नहीं, यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी। आपके दिमाग में हिट कर रहा है कि -2.3, आपको ये हो रहा है कि -2.3 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.3। अगर ऐसा लिख पाते ना रोशन, तो फिर सर, हमारा तो ये इधर सही होता। माइनस ना, हाँ, -2 -0.3। हाँ, अब देखो इससे क्या हुआ कि ये आप ऐसे लिख रहे हो तो मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट, बट देन जो फ्रैक्शन जिसने डेफिनेशन बनाया है, अब हम फ्रैक्शन का डेफिनेशन के अगेंस्ट जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का जिसने भी डेफिनेशन बनाया उसने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब जैसे आप पिज्जा खा रहे हो, केक खा रहे हो, अब पिज्जा को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहता है, आप उसमें अगर एक पार्ट उठाते हो तो क्या बन जाता है? वो पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1/6 कहते हैं। अगर आपने उस पिज्जा में से कुछ नहीं उठाया होता तो आपका फ्रैक्शन कितना होता? उस केस में 0 हो जाता। लेकिन आपका फ्रैक्शन नेगेटिव वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। आप याद करो, हम लोग लोअर क्लासेस में फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताते थे। बहुत बार बच्चे फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर समझते थे, बट यहीं पे अंतर आता है कि रैशनल नंबर कहता है कि p/q फॉर्म में होना चाहिए जहां पे q 0 ना हो एंड pq इंटीजर चलेगा। तो -1/2 एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन -1/2 एक फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होता है और उसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मोर ओवर डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा रहता है, उसको कहते थे हम लोग फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पे नाम दे दिया गया फंक्शन के फॉर्म में। और दूसरी चीज है कि ये ठीक है, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें से हमने 0 पॉइंट समथिंग रिमूव किया,
बट क्या ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है? तो नहीं, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जिसने भी डेफिनेशन बनाया उसने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है ना कि अल्टीमेटली अगर आप मैथमेटिकली भी सोचोगे, तो मैथमेटिकली अगर हम एक नंबर को लिखना चाहते हैं तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यार। ऐसे तो फिर आपको आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि इसको हम लिखने के लिए -1 -1.3 भी लिख सकते थे, है कि नहीं? अब उसमें किसको फ्रैक्शन सोचोगे, किसको नहीं सोचोगे? नहीं सर, इसमें इंटीजर को ना अलग करना और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करना है। हाँ, तो अब देखो इंटीजर, वही बात है, आप जो इंटीजर को अलग करना चाहते हो, तो ऐसा क्यों लॉजिक पे चल रहे हो कि इंटीजर इसको यही इसी को अलग करना है? ये वाले लॉजिक पे क्यों चल रहे हैं हम कि इसी को अलग करना है? ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन हम एक्चुअली कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन बनाया गया बस हम उस डेफिनेशन को आगे फॉलो कर रहे हैं। निधि कुछ कहना चाहते हो क्या इस पे? ठीक है रोशन, मतलब बेसिकली यहाँ हम डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आया था या हमारा इंटीग्रल फंक्शन ही आ गया था, तो हमने इंटीग्रल फंक्शन में -2.3 का जब हम इंटीजर पार्ट ले रहे थे तो यहाँ पे हमने -3 क्यों लिया, हमने -2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेफिनेशन को ऐसे बनाया गया था कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में वैसी वैल्यू होनी चाहिए या तो उसके बराबर हो या उससे जस्ट छोटा इंटीजर हो। अल्टीमेटली हमको इंटीजर चाहिए था, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे भी हमने इसको क्यों नहीं लिखा, हमने -2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम बस सिंपली जो डेफिनेशन बनाया गया था उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे, और वो डेफिनेशन हमको यही बता रहा था कि -2.3 का इंटीग्रल पार्ट -2 नहीं होगा, उस या अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसे जस्ट छोटा जो भी वैल्यू होगा इंटीजर वो हमारा आंसर आएगा। तो हम डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे इंटीग्रल फंक्शन में, यहाँ पे भी हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड इसी से कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाया था, उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और लॉजिकली मतलब फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है? फ्रैक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें, सिंपल फ्रैक्शन की बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ समथिंग। और अगर पार्ट ऑफ समथिंग होगा तो या तो हम उस समथिंग है ही नहीं तो उसकी इसमें फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, या फिर हम उसमें से अगर कोई चीज निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव का बात ही नहीं बनता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ समथिंग, ओके? तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके? तो हम बस डेफिनेशन को फॉलो करें, यही बोलना ओके चाहूंगा। ओके सर। चलिए, सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। एंड नाउ ये है हमारा ग्राफ। अब थोड़ा सा ग्राफ का ना शेप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ केसेस लिए हुए हैं 0 से 4 के बीच में, x को लिया गया है 0 से 4 के बीच में। अब देखो हम अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेते हैं जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में अगर वैल्यू मान लो अगर पॉइंट यहां पे लाई कर रही है तो उसके लिए y यहां होगा, अगर पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है तो उसका y इधर होगा, अगर पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो उसका y यहां होगा। मान लो कि ये पॉइंट है 0.2, 0.4, 0.6, तो उसके लिए y भी कितना आ रहा है 0.2, 0.4, 0.6। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं फिलहाल। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C। तो इस केस में यहां पे सिमिलरली कुछ पॉइंट का नाम देते हैं D, E, F। D, E, F। आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है ये 1 से ऊपर नहीं जा रहा और 1 पे हमेशा क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 1 मान लो कि यहां से उठा रहे हो, इस बीच में से कोई एक वैल्यू उठा रहे हो 1.2, तो 1.2 का जब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो कभी भी 1 या उससे ऊपर नहीं जाएगा, 0.2 रहेगा। तो इसीलिए हम इसलिए इसका जो ग्राफ है या ग्राफ का जो पार्ट है वो कभी भी y1 से ऊपर नहीं जा रहा, y इज इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहा। यही सिंपल सा इसका लॉजिक है। रिवांश, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ग्राफ यार, ओनली द ग्राफ, कि इसका ग्राफ का शेप ऐसा क्यों आया है। क्योंकि मान लो मैं सब रब कर देता हूं,
सर ग्राफ- ऐसे ही ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली वो देखो, ये ग्राफ जो बनाया गया ना, ये सिर्फ इतने पे बनाया गया, मतलब इतना एक्स का सिर्फ इतना वैल्यू लिया गया। मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ निधि, मान लीजिए कि ये ऐसे हमने एक्सटेंड कर दिया और ये वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे -1, यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा दी -2। तो उस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा वो भी इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है निधि? तो इस केस में क्या दिख जाएगा हमको कि अगर हम x का कोई भी वैल्यू लेते हैं -2 से -1 के बीच में, जहां पे -1 पे ओपन लगाया है, -2 पे क्लोज लगाया है, तो उस बीच में हमारा जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट लाई करेगा कहां से कहां